आई मीन उससे कंपेयरिंग ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप समझ गए होगे क्या है, वही बिग ऑफ एन ओमेगा एटसेट्रा कि वो कितना टाइम ले रहा है। तो उसी को बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। तो चलिए चल के देखते हैं इस वीक में क्या है। सबसे पहले बात की गई है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। व्हेन कंपेयरिंग टी एन, ये एक फंक्शन है या फिर बोल लो ये आप कोड है आपका, ये आपका एल्गोरिथम यहाँ दिख रहा है। फोकस ऑन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जी बिल्कुल आप मैग्नीट्यूड पे फोकस करते थे। अगर उसकी लेंथ 10 है तो वो 10 टाइम्स चलेगा वर्स्ट केस में ना। अगर 1000 है मतलब मैक्सिमम टाइम जो भी वो चल सकता है। हम कांस्टेंट फैक्टर को इग्नोर करते थे बिल्कुल, जो बहुत ज़्यादा छोटे कैलकुलेशंस होते थे जैसे स्वैप वगैरह में मैंने आपको दिखाया था। एन इक्वल टू आई मीन टू से एफ एन इक्वल टू एन क्यूब, ठीक है, इवेंचुअली ग्रो फास्टर देन दिस। तो इससे बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा ऐसा बताया गया है आपका। तो फास्ट कब चलेगा भाई? एन क्या होगा, एन नोड मैंने आपको बताया था कि एन नोड के बाद वो जो ग्राफ मैंने ऐसा कुछ बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू एन नोड होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक ज़्यादा निकल गया और एक कम रह गया। तो वो भाई एन नोड होगी क्या? तो वो एन नोड हमें समझना होगा कि वो एन नोड होगी क्या। कौन सी ऐसी वैल्यू लूँ मैं, कौन सा अपना एन नोड ऐसा लूँ जब आपका ये बड़ा हो जाए ये छोटा रह जाए। तो आप यहाँ डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ चेक किया जाता है जनरली। देखो अगर मैं एन की जगह पे 1 डालूँ तो ये 5000 रह जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ तो होगा नहीं। वैसे वैसे आप बढ़ाते जाओगे कि 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, मतलब किसके ऊपर इवेंचुअली वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये कंपेयर, लेकिन हम फंक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के आई मीन उसे कॉन्टेक्स्ट में। तो ये हम आगे देखते हैं कैसे होगा ये सब। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होगे कि अपर बॉन्ड मतलब ये ओमेगा की बात हो रही है, ठीक है। और ये वर्स्ट केस देगा। तो ये वर्स्ट केस कब देगा? तो इस कंडीशन में देगा। एफ एक्स को आप अपना कोड समझ लो, ये आपका कोड है, ठीक है। और ये आप बिगो ऑफ जी एक्स है, तो ये जब आप डालोगे अपने कोड को इसके अंदर तो ये जो भी टाइम लेगा वो है ये, ठीक है। तो ये आप इसको साइज ही समझ सकते हो, मैं बस समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, जनरली होता भी यही है। इफ़ वी कैन फाइंड, अगर बोल रहा है अगर हम कोई ऐसा कांस्टेंट सी फाइंड कर लें, वैसे कांस्टेंट को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं बट चलो ठीक है। वैसे हम अगर कोई कांस्टेंट सी फाइंड कर लें और एक्स नॉट भी सच डैट सी इंटू जी ऑफ एक्स इज एन अपर बॉन्ड फॉर एफ एक्स। कहने का मतलब कि भाई कोई ऐसा एक्स नॉट, या फिर मैं इसको एन नॉट बोलता हूँ, भाई कोई ऐसा एक्स नॉट फाइंड कर, मतलब ये एन आपका इनपुट है, ये एन है, ये इनपुट, ये एक्सेस इनपुट दिखाता है और ये टाइम आपको पता होना चाहिए। तो इनपुट वाले पॉइंट पे एक ऐसा साइज, मतलब एक ऐसा एक्स नॉट भाई तू फाइंड कर जहां से क्या हो कि अपर बाउंड बताए, मतलब वहां से जो हो वो मैक्सिमम चीज बताए, वो मैक्सिमम टाइम बताए कि भाई मैक्सिमम टाइम ये लग रहा है। और मैक्सिमम टाइम क्या बताएगा? सी ऑफ ए कॉन्स्टेंट फाइंड कर सी इंटू जी ऑफ एक्स, मैक्सिमम टाइम बताए किसका? एफ ऑफ एक्स का, आपका जो कोड होगा। आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ हाईलाइट किया गया कौन क्या है। तो एक्स नॉट ऐसा, जब उसके बाद एक्स नॉट के बाद से ये हमेशा बड़ा ही होगा, मतलब ये अपर बाउंड बताएगा इस कोड का कि ये मैक्सिमम इतना टाइम ले सकता है। तो वो कैसे होगा? तो भाई ये एक्स नॉट से, तो ये एफ एक्स जो है वो स्मॉलर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा सी ऑफ जी एक्स के, मतलब अपर बॉन्ड के, ठीक है। कब? फॉर एवरी एक्स, जब भी एक्स एक पर्टिकुलर एक्स नॉट क्या है आपका? ये एन इनपुट, यहाँ साइज की बात हो रही है, ये आपका साइज है, सब इनपुट साइज, ठीक है। तो वो जो आपका एक्स नॉट होगा वो बड़ा होगा, सॉरी एक्स जो होगा वो एक एक्स नॉट से बड़ा होगा। एक्स नॉट आपका ये था। अब इसके बाद जो भी एक्स आ रहा है वो तो ये इस एक्स नॉट से तो बड़ा ही होगा जो भी इस तरफ आएगा। तो उसके लिए आपका एफ एक्स जो होगा वो स्मॉलर देन या फिर इक्वल हो सकता है, इसे ये अपर बॉन्ड देगा, ये वर्स्ट केस देगा आपका। और उससे पहले आप देख सकते हो तो कहीं ये आई मीन टू से कहीं ये बड़ा आ रहा था, कहीं ये छोटा आ रहा था, तो मतलब इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, नेग्लिजिबल है। मुद्दा ये है कि भाई एक ऐसा एक्स नॉट फाइंड कर जिसके बाद ये कंडीशन हो जाए अपर बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझ आएगा। वहीं अगर मैं लोअर बॉन्ड की बात करता तो यहाँ पे ये स्मॉलर देन दे रहा है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन आ जाता है, ये कुछ ऐसे हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और बाकी सारी चीज़ें जनरली सेम ही रहती है। तो आई होप ये समझ आया हो। इसको और बेहतर ढंग से हम आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। देखो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने खुद लिया है, आपके लेक्चर्स में नहीं है जनरली। तो ये देखो ये एफ एन है, समझ लो ये आपका कोड है और उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। ये आपका कोड है और उसके स्टेप्स वगैरह हैं, आप ये मान के चल सकते हो। और ये आपका जी एक्स है जो कि एन है, आप ये एक साइज समझ सकते हो, इसका एक साइज है। और अगर पूछा गया कि क्या एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन है, मतलब ये क्या इतना टाइम ले रहा है, तो अब इसके लिए आपको पता करना होगा, यहाँ जनरली अपर बाउंड की बात हो रही है तो आपको जानना होगा कि कैसे इसका अपर बाउंड आए। तो वो कैसे पता करोगे? तो वो कुछ हम ऐसे पता करते हैं जैसा कि हम जानते हैं बिगो के नोटेशन से कि बिग ओ, जैसे देखो यहाँ पे बिग ओ आ रहा है, जैसे बिग ओ आ जाए, मैंने आपको बताया था बिगो का मतलब होता है अपर बॉन्ड। तो भाई जब भी अपर बॉन्ड की बात होगी तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। हाँ, ऐसा बन रहा होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये इसको काट के इससे आगे निकल जाएगा यहाँ पे, और इसको हम एक्स नॉट बोल देते हैं, ठीक है। और एक कांस्टेंट सी होगा, ये सी ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाता है, सी इंटू जी ऑफ एक्स, और ये एफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है। खैर,
तो वही ये डेफिनेशन आपका दिया गया है कि अगर ये अपर बाउंड है तो भाई ये होगा एफ एक्स जो है हमेशा वो छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ये ऊपर आएगा तो ये वर्स्ट केस बताएगा। ठीक है, कब? जब एन जो होगा वो एन नॉट से बड़ा होगा। एक्स नॉट की जगह यहाँ आप एन नॉट दे दो, मैं जनरली यही यूज करता हूँ, तो आप एक्स नॉट भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। और सी कांस्टेंट, मतलब आपको एक सी फाइंड करना है और आपको एक एन नॉट फाइंड करना है। जब ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, जब आपकी जो कोड है, जो ये वाली वैल्यू है, जब आप उसमें एन डालो, ऐसा एन ढूंढो जो कि एन नॉट से बड़ा हो, मतलब एन नॉट एक लिमिट हो गई, जैसे मैंने बोला कि एन नॉट अगर 2 है तो 2 के बाद कुछ ऐसा, तो आप ऐसा एन डालो इसके अंदर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने करके यहाँ दिखाया, आप देख सकते हो। तो एज्यूम करो c इक्वल टू 6, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, यही 10 ट्रायल जनरली होता है। तो आप वैल्यू डाल के चेक करो और ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है फॉर ऑल एन, एन नॉट बड़ा है। तो अब देखो, ये आपका कोड है जो भी दे रखा है फंक्शन आपका, ठीक है, और ये आपका ये रहा। तो बात की गई है भाई, सी इंटू सी मैंने 6 लिया, 6 यानी आप 7 8 लेके कुछ भी चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो फिर 6 एन हो गया, सी इंटू जी एन, एन इक्वल टू क्या ले लिया, जी एन क्या ले लिया मैंने, एन ले लिया, मतलब साइज ले लिया मैंने एन, मतलब 10 20 कुछ भी हो सकता है जनरली। तो अब हम यहाँ एन 1 बाय 1 डाल के देखेंगे। अगर हम यहाँ एन डालें, आई मीन टू से अगर हम यहाँ 10 डालें, मैंने बोला 10 की एरे है तो ये कोड है आपका, इसको कोड एज्यूम करके चलो, तो ये कोड कितना टाइम लेगा, तो आप इसमें एन रखो। इसने बोला मैं 100 सेकेंड्स लूंगा, इसने बोला मैं 60 सेकेंड्स ही लूंगा। अभी आप बोलोगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है भाई, ये कम वक्त ले रहा है, आगे देखते हैं। अब आपने बोला मैं 20 साइज का एरे डालूंगा, तो इसने बोला मैं 150 सेकेंड्स लूंगा, इसने बोला मैं 120 सेकेंड्स लूंगा, एरे या लिस्ट जो भी आप समझ लो। फिर आपने बोला कि मैं 300 एलिमेंट वाला एरे डालूंगा, अब आप बढ़ाते जा रहे हो एन को, एन क्या साइज है आपका, ठीक है, सॉरी, अब आप बोल रहे हो कि मैं 50 एलिमेंट का लिस्ट लूंगा, तो उसने बोला मैं 300 सेकेंड लूंगा। और फिर इसने बोला सी ऑफ जी एक्स जो है आपका, मतलब कांस्टेंट से जब आप इंटू करो उसके साइज को, उसने बोला मैं बस इतना लूंगा। फिर उसके बाद आपने बोला मैं 51 साइज का एरे डाल रहा हूँ, तो उसने बोला मैं 305 लूंगा, उसने बोला मैं 306 लूंगा। तो अब आप यहाँ गौर कर पा रहे होगे, जब तक आपकी लिस्ट की साइज 50 थी तो आपका इक्वल टू आया यहाँ तक, उससे पहले तो ये बेहतर था, ये कम समय ले रहा था, ये ज़्यादा ले रहा था, ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज था। लेकिन जब जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे 52 54 आते जाएगा, अब आगे बढ़ते जाएगा, तो ये कम समय लेने लगेगी और ये ज़्यादा समय लेने लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जिस जो आपका कांस्टेंट होता है, ये जो आपका कांस्टेंट वाला है, हम इन सबको हटा देते हैं जब हम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्यों? क्योंकि भाई ये छोटे इनपुट के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम इनपुट का साइज बढ़ाते जाएंगे ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा सेकंड लेगा, ये बेहतर होता है। तो अब हमें मिल चुका है, अब हमें वो एन मिल चुका है जहाँ से आपका ये सी ऑफ जी एक्स, जी एन या जी एक्स जो भी है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एन क्या है अपना 51। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे एज सोन इन द टेबल, एफ एक्स इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू सी ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन 50। एन अगर 50 से बड़ा है तो ये आपका छोटा होगा। हाँ, और ये मैक्सिमम आई मीन से अपर बाउंड दे रहा है कि मैक्सिमम इतना टाइम ले सकता है, सबसे वर्स्ट कंडीशन ये रहा आपका। ठीक है, तो वही अब तो हमें मिल गया कि क्या वर्स्ट कंडीशन कब तक लेगा, बेस्ट कंडीशन कब तक लेगा। तो बस वही बात है कि एफ एन इक्वल टू बिगो ऑफ जी एन फॉर सी, जब आपका कॉन्स्टेंट 6 था और एन 5 था। आप यहाँ चेंज करके आप खुद से भी टेस्ट कर सकते हो, समझ सकते हो इसको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो बस वही बात है कि यहाँ बताया गया कि दिस मीन्स द फंक्शन 5n plus 50 has the time complexity of big O of n where n is input size। ठीक है, n क्या होगा, 50 से बड़ा या बराबर, मतलब ये n यहाँ पे n ये 50 रहा होगा, और जब ये आई मीन टू से ये जो आपका n है ये यहाँ पे कहीं 50 रहा होगा। अब जब आप इधर जाओगे तो फिर हमेशा ये आपका कोड मतलब नीचे ही रहेगा, इससे ये वर्स्ट केस होगा, ये सबसे ज़्यादा समय लेने वाला आपका केस हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम पीछे जाके देखते हैं, आई मीन टू से जो भी मैंने आपको बताया, तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये वर्स्ट केस होगा, सबसे ज़्यादा समय ले रहा है, ये आपका जो भी कोड है वो है, ये कब होगा, जब आपका x जो है वो x नॉट से बड़ा होगा। ठीक है, और जैसे देखो कांस्टेंट टाइम के लिए मैंने बोला था बिग ऑफ 1 का समय लगता है। ठीक है, लीनियर के लिए बिग ऑफ n का समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे खींचा गया है, ऐसे। ठीक है, तो भाई ये आपका लीनियर अगर वो टाइम ले रहा है तो उसको हम बोलेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है, वर्स्ट टाइम की बात हो रही है, ओ आई तो वर्स्ट। ठीक है, वर्स्ट टाइम। कांस्टेंट में बिग ऑफ 1 है, इसकी ग्राफ ये सबसे कम समय लेगा, इसलिए मैंने इसको बोला था ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ये सबसे अधिक बेस्ट है। उसके बाद बिग ऑफ लॉग एन वाला आता है, वही बाइनरी सर्च वाला। फिर लीनियर वाला आता है जब आप हर एक एलिमेंट को जाके देखते हो। अभी फिर उसके बाद लॉग लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो जो आपका रिकर्जन होता है, रिकर्जन अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, जैसे आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, आपने रिकर्जन मेथड लगाया फैक्टोरियल फाइंड करने का, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी 2 टू दी पावर n। n जो स्टेप होंगे, जो साइज होंगे वो हो सकते हैं। वर्स्ट केस आपकी फैक्टोरियल वाली होती है, बिग ऑफ फैक्टोरियल n, सबसे ज़्यादा वक्त ये लेता है।
ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है ये y के करीब आता जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आता हो ये इनपुट साइज है आपका, और ये सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बेस्ट हैं, वर्स्ट हैं बिगो के केस में। ठीक है, तो फिर ये तो मैंने कर ही दिया। आई होप आपको ये भी समझ आया हो, ना आया हो तो आप पूछ सकते हो ये। हाँ, अब आप इसकी बात करते हैं, वही चीज़ें जो भी जो फिगर आपके यहाँ थे कांस्टेंट का बिग ऑफ वन लिखते हैं, लॉगरिथमिक ऐसा हो गया। अगर आपको बोले कांस्टेंट टाइम ले रहा है तो बिग ऑफ वन हो गया, लॉगरिथमिक बिग ऑफ लॉग एन, लीनियर बोले बिग ऑफ एन, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक एन स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू एन। ठीक है, अपर बॉन्ड वही वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वही सारी एग्जांपल्स है। जब ये इससे छोटा हो ग्राफिकल ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉग एन कब है, ठीक है, एन कब है जब एक्स और वाई यहाँ पे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें ये मैंने आपको समझाया है कि ये कैसे काम कर रहा है। आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर और भी कई सारे आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ देख सकते हो एक क्वेश्चन लिया गया है, वही जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, 5n+50 कुछ ऐसा ही आपके लेक्चर में डिस्कस किया गया है। ये मैंने खुद से आपको एक एग्जांपल दिया था और वो आपका एक लेक्चर में आई मीन उससे डिस्कस करा गया था। ठीक है, तो फिर यहाँ देख सकते हो 100n+5 लिया और बोला कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। तो हो सकती है, लेकिन n को ढूंढना है और c को ढूंढना है, कब ये ट्रू होगा। तो अगर ऐसा बोलूँ तो आप ये बोल सकते हो 100n+5 जो होगा ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, वो आई मीन टू से स्मॉलर देन होगा, इक्वल टू होगा किसके 100n+n। यहाँ n का क्या मतलब है, देखो n आपका जो भी है 5 से बड़ा ही होगा। जो भी n लोगे ना आप जी एक्स में वो 5 से बड़ा ही होना है। अगर वो 5 से बड़ा ही होना है तो सीधे आप उसको n लिख दो। हाँ, 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, आप कितना लिखते रहोगे, तो सीधे आप n लिख दो। तो जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 100n² आपका हो गया। और ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब 100n आपका छोटा या इक्वल टू होगा इससे, तो जब आपका n नॉट 5 हो जाए और c आपका 101 हो जाए। ये देख सकते हो ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और n नॉट 5 है, आप यहाँ पे डाल के चेक भी कर सकते हो। जैसे कि 100 इंटू 5 101 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 500 आई मीन टू से 5, और ये आपका हमेशा स्मॉलर देन या इक्वल टू आएगा किससे 100n² आई मीन टू 100 इंटू 2500 से, ये तो स्मॉलर देन ही आएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो। बट कैसा रहे अगर मैं बोलूँ ये n की जगह पे आप 2 रख के चेक कर लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 100 आई मीन टू से 101 इंटू 2 इक्वल टू 202। ये क्या होगा, हमेशा स्मॉलर देन या इक्वल टू होगा किससे 100n² मतलब 2 के स्क्वायर से। तो बिल्कुल ये स्मॉलर देन इक्वल टू होगा, 2 2 जा 4, ये तो आपका 400 हो जाएगा। आई मीन से 404 हो जाएगा, 101 है ना, 404। तो ये हमेशा आपका छोटा आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा एन नॉट तक की कंडीशन चला। ठीक, उसके बाद अल्टरनेटिवली आप एन नॉट को 1 रख के भी यहाँ चेक कर सकते हो। मतलब वही सारी चीज़ें कि एन की वैल्यू रखो, चेक करो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और जब मैं क्वेश्चन वगैरह करूँगा आगे आने वाले समय में तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये आ गया, देखो 100n² प्लस 20n+50। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर आपको सॉल्व करना हो तो मैं जनरल वे बता रहा हूँ, अभी आप इसको भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए आई मीन टू से ये क्वेश्चन आए, ये सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे देखना होता है कि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसके पास, आई मीन टू से सबसे बड़ा कौन है। क्योंकि जो छोटे वाले होते हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं आगे जाके, जैसे जैसे आपका इनपुट, जैसे आपने यहाँ पे 1 बिलियन डाल दिया। ठीक है, 1 बिलियन आपने कोई डाटा डाल दिया, एक ऐसा लिस्ट डाला जिसकी साइज 1 बिलियन थी, ये तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये तो बहुत छोटा रह जाएगा, वन ये बस 20 बिलियन हो जाएगा। और ये तो n² है तो ये बहुत ज़्यादा, और 5 की तो कोई वैल्यू ही वहाँ पे नहीं होगी, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो भाई सबसे पहला काम आपको ये फाइंड करना है कि उसमें डोमिनेंट कौन है, कौन सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद सबसे ये फाइंड करो कि नेग्लिजिबल कौन सा है, तो ये सबसे छोटा है, हटा दो ये। तो जो सबसे डोमिनेंट होगा उसको रहने दो और बाकी को हटा दो। या फिर मैं ये बोलूँ सबसे पहले क्या करो, आप फाइंड करो इसमें कांस्टेंट कौन सा है। 5 कांस्टेंट है, उसको हटा दो। स्टेप 1 क्या करो, आप कांस्टेंट के ऊपर अटैक करो। ठीक है, कांस्टेंट के ऊपर अटैक करो, हटा दो कांस्टेंट को। फिर आप ढूंढोगे भाई डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये n² ये डोमिनेंट है, तो इसको रहने दो, इसको भी हटा दो। अब सिर्फ ये बच गया। अब उसमें से कांस्टेंट को हटा दो, क्योंकि हम कांस्टेंट को तो लेते नहीं, 100 कांस्टेंट है, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई 100n²। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे। 3 स्टेप, सबसे पहले कांस्टेंट को हटा दो, 5 कांस्टेंट तो हटा, डोमिनेंट खोजो, डोमिनेंट मिल जाए, उसको छोड़ के जो भी बचे उन सबको हटा दो, फिर डोमिनेंट में से कांस्टेंट निकाल दो, फिर जो आपका n बचेगा n³ n² जो भी हो वही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। बट अगर मैं प्रॉपर प्रोसेस से बात करूं कैसे, तो ऐसा कुछ आपको ये साबित करना होगा 100n² 20n, ये ऐसा कुछ है, +5 स्मॉलर देन इक्वल टू है इससे।
ठीक है, लेकिन ये कंडीशन होगा कब, यहाँ बिग ऑफ एन स्क्वायर दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा है या नहीं है, तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं जनरली ऐसा है या नहीं है। तो एन की जगह पे हमने एन स्क्वायर डाल दिया, यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा जब जब एन ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये हमेशा छोटा निकलेगा आपका इससे। वही बोला जा रहा है जब जब एन नॉट 1 होगा और सी 125 हो जाएगी, तो जब जब एन नॉट ये होगा सी 125 एन स्क्वायर, इन सबको आप जोड़ दो तो ये 125 एन स्क्वायर हो जाएगी। आपको पता है ये क्या है, ये आपका सी इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, ये एन स्क्वायर है। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्या है, एन स्क्वायर है। सी क्या है, सी है आपका आई मीन टू से 125। तो अगर आपको पता हो तो हम कैसे लिखते हैं, बिगो ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं, अपर बॉन्ड हो गया ये टॉप का जो सबसे ज़्यादा यहाँ वाला ये अपर बॉन्ड सी ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको अब सी ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आया, एन स्क्वायर आया है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो बिगो ऑफ एन स्क्वायर, इसका अपर बॉन्ड है, वर्स्ट केस है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही बोला गया यहाँ पे कि व्हाट मैटर्स इज द हाईएस्ट टर्म, तो बिल्कुल हाईएस्ट टर्म ये डोमिनेट किया जा रहा है इसके द्वारा, ये सबसे बड़ा है, तो इसी की वैल्यू जनरली कंसीडर की जाती है। नो मैटर व्हाट सी वी चूज, फर्क नहीं पड़ता कोई भी सी चुनो, एट लास्ट डोमिनेट यही करेगा, एन क्यू भी करेगा। ठीक है, एन हमेशा सी से बड़ा ही होगा। तो बस वही सारी बातें आपने उसको हटा दिया, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही हम निकालते हैं, जब भी आपको बोला जाए कि भाई फाइंड कर ले इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ऐसा ही कुछ होता है। यूजफुल प्रॉपर्टीज कुछ यहाँ पे दे रखी हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक गाड़ी है, ठीक है, फरारी, उसकी मैक्सिमम स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है। आई नो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी आपकी है बुगाटी, इसकी जो स्पीड है वो है आपकी 1500 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैक्सिमम इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ के एक नई गाड़ी बना दे, एक न्यू कार बना दे, ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड इन दोनों की जो मैक्सिमम स्पीड होगी तो वो उसमें डाल, तो न्यू कार की मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी, 1500। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम था, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड आपकी हो गई 1500। तो वही सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं कि जब एफ ऑफ एन एक फंक्शन है और उसकी स्पीड ये दे रखी है, मतलब उसका वर्स्ट केस अपर बाउंड ये दे रखा है, बिगो है अपर बाउंड वर्स्ट केस, F2 का अपर बाउंड ये दे रखा है, देन जब दोनों को जोड़ दोगे तो उसका जो अपर, मतलब देखो इसका अपर बॉन्ड ये है, ये, और इसका ये है, लेकिन अब जब आप इन दोनों फंक्शन को जोड़ दोगे तो इन दोनों फंक्शन का जो अपर बॉन्ड होगा वो मैक्सिमम होगा उन दोनों के अपर बॉन्ड से। इन शॉर्ट जब आपने इन दोनों कार को जोड़ के एक नई कार बनाई तो उसकी मैक्सिमम स्पीड हुई जो भी उसकी इंडिविजुअल थी स्पीड, जो भी उसकी वर्स्ट केस थी यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम में बोल सकता हूँ, जो मैक्सिमम वर्स्ट केस होगी वही होगी। तो कैसे, तो देखो प्रूफ इसका किया गया है, ये तो हम जानते हैं एफ ऑफ एन जो है वो स्मॉलर देन है सी ऑफ जी एन से, एन बड़ा होना चाहिए, एन नॉट एन वन जो भी ले सकते हो, F2 के केस में ऐसा कुछ, और C3 जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा सारे कांस्टेंट में से, N3 भी मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए ना, तो जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो वही है 2C3 मैक्स, ऐसा कुछ आएगा। बात वही है कि दो कार को मिला के एक नई कार बनाई, मैक्सिमम वाली ले रहे हैं, यहाँ पे यही चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो आई होप ये बहुत ईजी रहा होगा, आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आगे जाने से पहले एल्गोरिथम में दो फेजेज हैं, फेज ए बिग ऑफ जी ए ऑफ एन ले रहा है, दूसरा ये टाइम ले रहा है, सपोज कर लो ये 100 टाइम है, ये 200 टाइम है। जब होल टाइम की बात आएगी तो जो मैक्सिमम टाइम होगा वही दोनों का होल टाइम होगा। ठीक है, लीस्ट इफिशिएंट फेज इज द अपर बॉन्ड फॉर होल एल्गोरिथम, वही जो अपर बॉन्ड होगा उसका वही होल एल्गोरिथम होगा। तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और फिर अगर इसके बाद भैया बात आती है लोअर बॉन्ड की। अपर बॉन्ड तो आपने देख लिया, ठीक है, अपर बॉन्ड आपने देख लिया क्या होता है नहीं होता है, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू होता है। जब लोअर बॉन्ड की बात आएगी आई मीन टू से, तो लोअर बॉन्ड जो आपका होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो पहले मैं अपर बॉन्ड को बताता हूँ। ये आपका ग्राफ था, सपोज कर लो ये वो ग्राफ है जो आपके कोड के बारे में बता रहा है, एफ ऑफ एक्स के बारे में। पहले मैं लोअर बाउंड का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और भाई दूसरा वो ग्राफ है जो कि सी ऑफ जी ऑफ एक्स बता रही है, अपर बाउंड बता रहा है वर्स्ट केस। तो यहाँ तो ये छोटा था एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा छोटा ही होगा, ऊपर वाले से तो छोटा ही होगा हमेशा। और जब मैं बोलूँ लोअर बाउंड चाहिए, मतलब सबसे बेस्ट केस चाहिए कि सबसे कम समय क्या ले, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो भाई उसके लिए ये जो आपका सी ऑफ जी एक्स था, ये आई मीन टू से ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। अब आपका एफ ऑफ एक्स बड़ा है, सी ऑफ जी एक्स, ये मिनिमम टाइम है आपका इसलिए ये नीचे है, और ये मिनिमम टाइम ये है तो ये जो भी लेगा इससे ज़्यादा ही लेगा। तो वही यहाँ आपका एफ एक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा सी ऑफ जी एक्स, फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, यहाँ ये आपका एक्स नॉट हो गया। तो वही सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा आई होप। टिपिकली वी एस्टेब्लिश लोअर बाउंड फॉर प्रॉब्लम रेदर देन इंडिविजुअल एल्गोरिथम, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग, वही इंडिपेंडेंट है अगर आप सॉर्ट वगैरह करोगे तो। अब टाइट बॉन्ड क्या होता है, तो टाइट बॉन्ड में ये सीन होता है आपका कि टाइट बॉन्ड जो होता है
उसे एग्जैक्टली पता होता है कि इतना वक्त लगेगा, यही आपका लोअर बाउंड होगा, वही आपका अपर बाउंड होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टाइट बाउंड एक सिचुएशन है जहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो होता है मतलब आई मीन टू से एक एल्गोरिथम का वो बिल्कुल सेम हो जाता है। उसे पता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही टाइम लगना है, उससे ना ज़्यादा लग सकता है ना कम लग सकता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करा गया है कि एफ एक्स जो है टाइट बॉन्ड को ये थीटा ऑफ जी एक्स से आप आई मीन टू से डिफाइन करते हो। जैसे आप लोअर बॉन्ड को ओमेगा से करते थे, अपर को ओ से, टाइट वाले को आप थीटा से करते हो। तो इसमें वही कांस्टेंट फाइंड करो, आपका ये हो गया कुछ ऐसा, ये केस होना चाहिए, ये बीच में आ जाएगा। हाँ, एफ ऑफ एक्स आपका कोड अब बीच में आ चुका है, उसको पता है एग्जैक्ट कितना टाइम लग रहा है, उसके ऊपर भी कुछ ऐसा ये ग्राफ बन रहा है। ये आई मीन टू से सी टू ऑफ जी टू ऑफ एक्स हो जाएगा, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये आपका सी वन ऑफ जी वन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो उसको पता है कि ये बिल्कुल बीच में कैसा लगेगा। एवरेज में भी ऐसा ही होता है, बट ये एवरेज से डिफरेंट है। मैं बस यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जनरली एवरेज का ग्राफ होता है। तो बस वही बात है कि उसको एक्जैक्टली पता होता है कि भाई कितना वक्त ले रहा है, ये अपर बाउंड का यहाँ पे बता दिया उसने, और ये लोअर बाउंड का बता दिया, जो भी था वही चूज करना, पुट करके आप देख सकते हो कैसे क्या इसमें हो रहा है आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ भाई इसकी समरी की, तो एफ एन इज बिग ऑफ जी एन, मतलब अपर बाउंड है एफ एन का, ठीक है, वर्स्ट केस हो गया। अगर ओमेगा है तो आपका बेस्ट केस हो गया। अगर थीटा है तो ये अपर बाउंड भी होगा, लोअर बाउंड भी होगा। वी हैव फाइंड एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम फॉर ए प्रॉब्लम, ये एक ऑप्टिमल एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे आपकी वीक 2 का सेकंड लेक्चर भी खत्म होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड लेक्चर पे। नमस्ते दोस्तों, तो आई वेलकम यू ऑल इन थर्ड लेक्चर ऑफ वीक 2 ऑफ PDSA, प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन। तो भाई अब तक हमने बहुत कुछ कवर करा है कि केसेस क्या होती हैं, कैसे वर्स्ट केस हम कैसे बोलते हैं, कौन किससे बड़ा है, ठीक है, टाइट बाउंड क्या हो गया, आपका हम कैसे निकालते हैं। 3 स्टेप मैंने आपको बताया था। जब भी आपको पूछा जाए स्पेशली बीगो के लिए, डोमिनेंट टर्म खोजो, कांस्टेंट जो भी हो इक्वेशन में उसको माइनस आई मीन उसे हटा दो, ठीक है। तो डोमिनेंट वाले को खोजो, उसमें से भी कांस्टेंट हटा दो, तो जो बचे वही आपका आंसर होता है। आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एन नॉट क्या है, नॉट के बाद क्या सिनेरियो चेंज हो रही है, जी ऑफ सी इंटू जी ऑफ एक्स कब बड़ा हो जा रहा है कब छोटा। तो अब एक्चुअली इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना देखेंगे कि हम कैलकुलेट भाई करते कैसे हैं। तो दो तरीके, आइटरेटिव प्रोग्रामिंग, रिकर्सिव प्रोग्रामिंग। आइटरेटिव प्रोग्रामिंग की बात आएगी तो ये बेसिकली एन लेगा, लॉग एन लेगा। रिकर्सिव आपका 2 टू द पावर एन लेता है, ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल होता है एज फार एज आई नो, ठीक है। 2 टू दी पावर एन एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है, या फिर मैं जनरली मैं बोलूँ तो ये आपका वर्स्ट केस होता है बिग ऑफ 2n, ऐसा कुछ आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे पहला एग्जांपल, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने का। तो देखो भाई ये एक कोड है, आपको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसका कोड आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका बहुत छोटा चीज़ है, आई मीन टू से कांस्टेंट है, तो इसको आप इग्नोर करते हो, इसका कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हम कांस्टेंट को वैसे भी इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था। अब ये लूप है, तो लूप हमेशा n टाइम्स चलता है, n टाइम्स मतलब जो भी उसकी साइज रही होगी, लेंथ l तक चल रहा है, तो हम मैंने इसको n बोल रखा है, ठीक है, मैंने इसको n बोल रखा है। तो लूप हमेशा आपकी n टाइम्स चलती है। इसके अंदर एक और लूप होता तो n स्क्वायर टाइम्स चलती फिलहाल। तो यहाँ आपका कंपेयर किया जा रहा है, और यहाँ आपका ये है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n होगी, क्योंकि ये एक लूप है, इसके अंदर 2 लूप होता तो बिग ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं, ये बोल रहा है सिंगल लूप जो है वो सिंगल लूप जो है सबको स्कैन कर रहा है, हमेशा n स्टेप्स चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम वर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, बिग ओ ऑफ n बोलूँ मतलब मैक्सिमम ये इतने स्टेप लेगा, मैक्सिमम की बात हो रही है। ओवरऑल टाइम बिग ऑफ n लगेगा, ठीक। तो ये आपकी इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। आपको पता करना है कि इस लिस्ट में डुप्लीकेट है या नहीं है, कितने डुप्लीकेट है। तो अगर आपको डुप्लीकेट फाइंड करना है किसी भी लिस्ट के अंदर, आई मीन टू से डुप्लीकेट है या नहीं है, तो सपोज करो ये आपका एक लिस्ट रहा, ठीक है, ये आपका एक लिस्ट रहा, जस्ट वेट। तो सपोज कर लो ये आपका एक लिस्ट रहा, इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स है, इसकी साइज 200 है, 200 इसमें एलिमेंट है, इसकी साइज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आपको पता करना है कि इसमें डुप्लीकेट कितने हैं या नहीं है, तो आपको तो एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा, उसको बाकी सबसे कंपेयर करना पड़ेगा। ये अच्छा कोई मेरे इसके जैसा, जैसे यहाँ अगर 5 होता, आपको पता करना होता 5 डुप्लीकेट है या नहीं है, तो आप क्या करते, बाकी जितने भी इसके अंदर आई मीन टू से एलिमेंट वगैरह हैं उन सबसे आप करते कंपेयर बिल्कुल लास्ट तक कि है या नहीं है। तो एक लूप चलता जो कि पहले को उठाता, और दूसरा लूप उसे सबसे कंपेयर करवाता, मतलब यहाँ 2 लूप चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके 2 लूप्स चल ही रहे हैं, तो इसका मतलब है बाहरी लूप n टाइम्स चल रहा है, लेंथ l है, दूसरी लूप भी n टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है। तो ये अगर एक बार चलेगा तो इसको n बार चलाएगा, ठीक है। ये अगर एक बार चलता तो इसको n बार चलाता, 2 बार चलता तो अंदर वाले को फिर n टाइम्स चलाता, और अगर n टाइम्स चल रहा है तो अंदर वाले को n टाइम्स चलाएगा, मतलब n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n स्क्वायर। कैसे देखते हैं, इनपुट साइज है, नेस्टेड लूप दे रखा है आपका,
डुप्लीकेट फाइंड करना है फर्स्ट आइटरेशन में। इन वेरी फर्स्ट आइटरेशन वर्स्ट केस होगा कि कोई डुप्लीकेट हो ही ना, आप पूरा लास्ट तक चलो और कोई डुप्लीकेट मिले ही ना, ये तो वर्स्ट केस हो सकता था। बेस्ट केस क्या हो सकता था कि भाई पहला लूप चला और पहले बार में ही मिल गया उसका कांस्टेंट, उसको आप बोल सकते थे, तो वो बेस्ट केस हो जाता। ये टाइम की बात की गई है, तो फर्स्ट टाइम n-1 टाइम, फिर ये ऐसा कुछ चलते चलते सबसे पहले टाइम चलेगा, इसको इससे कंपेयर करेगा, इससे n-1 टाइम, फिर n-2 टाइम, n टोटल साइज है उनकी, हर बार एक एक घटता जाएगा, ये n-1 टाइम ये चलता है। फिर जब आप यहाँ आते तो इधर तो आप कंपेयर, मतलब अगर ये सॉर्टेड है तो, अगर ये सॉर्टेड रहता तो फिर आप इसके बाद वाले का कंपेयर करते, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता, और लास्ट में +1 हमने किया है कि अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर भी आप एक स्टेप चलोगे, उसके लिए 1 है वर्स्ट केस, मतलब उसमें है ही नहीं कोई डुप्लीकेट, तो एक स्टेप तो आप फालतू में चल लिए। तो इसको जब आप करोगे इक्वल टू, आपको पता भी है इसका जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, आई मीन टू से n इंटू n-1/2। इसको जब आप ओपन करोगे तो ओपन करके आप इसको क्या लिख सकते हो, फर्स्ट क्लियर ऑल दिस स्टफ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ये इक्वेशन आपका क्या बना, n²/2 माइनस n/2, ठीक है। तो अब अगर आपको ये इक्वेशन दी और बोले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, कोड वगैरह भूल जाओ, आपको इक्वेशन बस दे रहा है, तो क्या करोगे, डोमिनेंट वाले को खोजोगे, तो सबसे डोमिनेंट टर्म कौन सा है, ये है, पावर बढ़ी है इसकी, और ये आपका 1/2 कांस्टेंट है, और ये नॉन डोमिनेंट है, तो इसको आप हटा दो, भूल जाओ, अब आपका सिर्फ ये बचा। इसमें देखो, इसमें कांस्टेंट कौन सा है, तो ये 1/2 है, ठीक है, इक्वल n² इंटू 1/2 है, तो 1/2 को भी हटा दो, तो आपका सिर्फ n² बच गया। तो इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिगो ऑफ n², देख सकते हो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कैसे निकलता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन करा। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो पे। मैट्रिक्स का कैसे निकालते हो आप, कि वेस्ट केस कौन सा है भाई आपका, आई मीन टू से वर्स्ट केस कौन सा है, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स में भी नेस्टेड लूप्स होते हैं, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, ये n टाइम्स चला, ये n टाइम्स, ये n टाइम्स, तीनों अगर ये n टाइम्स चला तो अंदर वाले को एक बार चलाएगा। मैं जनरली बोल रहा हूँ, अगर ये पहला सपोज कर लो कि सबसे आउटर लूप एक बार चला तो अंदर वाले को n टाइम चलाएगा, और फिर उसके अंदर वाले को भी n टाइम चलाएगा, और अगर ये मैं बोल लूँ ऐसा कुछ n टाइम चला तो भी n टाइम चलाएगा, n टाइम मतलब ये अगर 10 टाइम चला तो अंदर वाले को भी 10 टाइम, उसको भी 10 टाइम, क्योंकि लेंथ तो सेम ही रहनी है ओवरऑल मैट्रिक्स की, अगर है तो ऐसा कुछ, तो ये क्या हो जाएगा n³, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी n³। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर n इंटू एन है, मतलब कहने का कि दूसरे वाले का कॉलम और पहले वाले का रो मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए, तब ये आपका काम करेगा। तो 3 नेस्टेड मैट्रिक्स थे, इसलिए कुछ ऐसा आ गया। तो आई होप ये समझ आया होगा ये कैसे क्या काम कर रहा है, कैसे हम फाइंड करते हैं कि आई मीन टू से कौन सी वैल्यू जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली होगी क्या। चलिए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 4 में बाइनरी सर्च की बात की गई है, ठीक है। तो लॉग एन स्टेप्स लेगा, ये कैसे लेगा, मैंने आपको बताया था, पहली बार में ये लेगा आई मीन टू से 1/2 स्टेप, दूसरे मतलब हाफ किया उसने, फिर दूसरी बार में 1/2 टू द पावर 1, फिर उसके बाद फिर 2 को हाफ करेगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/8 हो जाएगा, फिर आगे चलेगा तो फिर ये 1/16 हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है 2 टू द पावर आई मीन टू से 1, ये है 1/2 टू द पावर 2, फिर ये है 1/2 टू द पावर 3, फिर इक्वल टू ये है 1/2 टू द पावर 4, ऐसा कुछ। और ये फाइंड क्या कर रहा है हर बार, सपोज कर लो आई मीन टू से, बाय द वे इसको आप लिख क्या सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो 1/2 टू द पावर x, इन शॉर्ट जो भी इसकी पावर होगी। तो ये क्या फाइंड कर रहा है 1/2 टू द पावर x, ये कुछ ऐसा फाइंड कर रहा है 1/2 टू द पावर x इक्वल टू 1, ऐसा कुछ, या फिर n बोल दो आप इसको, जो भी हो। तो जब आप इसको करोगे तो फिर वो आपका बन ही जाएगा आई मीन टू से लॉग एन के केस में। तो ये मैंने बहुत पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन करने से बचता हूँ। आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो, इसी वीक का है, शायद प्रीवियस लेक्चर में। एग्जाम्पल 5, ये लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, टावर ऑफ हनोई की बात की गई है, ठीक है। तो ये एक पजल है, जैसे आप कोई पजल सॉल्व करते हो ना, तो बिल्कुल ये भी एक पजल है। पजल क्या है कि भाई आपको 3 रॉड्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको टोटल 3 रॉड्स यहाँ दिए गए हैं, और ये पेग्स बोल रखा है रॉड को, आप रॉड पेग्स जो भी बोल लो। अब मुद्दा ये है कि इन सारे के सारे डिस्क को, एन डिस्क हैं, सपोज कर लो 3 डिस्क हैं, 4 डिस्क हैं, जो भी हो, उसको ए से बी के अंदर डालना है, ठीक है। और सी को आप ट्रांजिट के तौर पे यूज कर सकते हो, ट्रांजिट बोल लो या फिर टेम्पोररी वेरिएबल स्टोर करने के लिए, जैसे आपको स्वैपिंग करनी होती थी तो आपके पास एक होता था जो कि टेम्पोररी वेरिएबल को करता था स्टोर, तो आप सी को वैसा कुछ रख सकते हो। इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन है कि पहले n-1 डिस्क को, अगर 10 डिस्क है तो 9 डिस्क को ए से सी में डाल दो, यहाँ डाल दो, इसमें 10 डिस्क था n-1, तो मतलब 9, 10-1 9 यहाँ डाल दो। फिर उन डिस्क को क्या करो, जो सबसे बड़ा वाला डिस्क था जो सबसे नीचे हो जाएगा, क्योंकि इन सबको तो आपने निकाल लिया, तो उस डिस्क को इसमें डाल दो, और n-1 वाला जो डिस्क था उसको सी से बी में डाल लो, ए का यूज करके, ठीक है। कैसे, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपके पास 3 रॉड्स है, मैं बोल लूँ 3 पोल्स हैं, ठीक है।
इसमें एन डिस्क हैं, 10 20 कुछ भी ले लो आप, ठीक है। उसको आपको क्या करना है कि डेस्टिनेशन यहाँ है, यहाँ पे डालना है। सपोज कर लो ये आपका ए पोल है, ये आपका बी पोल है, ये आपका सी पोल है, तो इन सबको उठा के आपको सी पोल में डालना है। तो आप कैसे डालोगे, और ये सॉर्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, नीचे सबसे बड़ा, उसके ऊपर छोटा और छोटा छोटा, ऊपर वाला सबसे छोटा, फिर उसके नीचे बड़ा बड़ा, ऐसा कुछ। तो स्टेप 1 ऐसा कुछ है। एक ऑक्सिलरी है आपका, या फिर ट्रांजिट बोल लो, ट्रांजिट पैक जो कि पीछे बोल रखा है, या फिर वही स्वैप करने के लिए जो टेम्पररी वेरिएबल लेते थे, कुछ वैसा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, n-1 डिस्क को जो स्वैप करने के लिए ऑक्सिलरी वाला हमने रखा है पोल, एक्स्ट्रा पोल, उसके अंदर डाल देंगे। इसमें अगर 10 होगा तो यहाँ पे 9 डिस्क इसके अंदर आ गई। अब आप गौर करो, सबसे बड़ा डिस्क नीचे रह गया, तो इसको उठा के हम इसके डेस्टिनेशन पे डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, और डेस्टिनेशन पे इसको अभी डालना बिल्कुल सही है। वक्त देखो, बस ये देखो कि कब डालें, ठीक है। तो अभी तो ये अकेला डिस्क बचा है, तो इसको इसके डेस्टिनेशन पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब मुद्दा आया कि भाई इन सबको कैसे डालोगे। अब आप अगर ये सोचोगे कि छोटे वाले को निकाल के इसमें डाल देंगे, तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ये छोटा हो जाएगा, फिर उससे एक बड़ा आएगा, तो वो आपका एरर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना। तो फिर अब आप इसका यूज कर सकते हो, इसका, इन सब को, इन दो को उठा के, इसमें से n-1 डिस्क को उठा के, मतलब इन दो को, 3 डिस्क हैं टोटल, तो n-1 फिर से इसके अंदर डाल दो, ठीक है। फिलहाल के लिए भूल जाओ कि यहाँ कुछ है, ठीक है, यहाँ कुछ है, सिर्फ एक डिस्क बचा ये। अब इसको उठा के फिर से इसके अंदर डाल दो, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे 2 डिस्क आ चुका है, ये दोनों, ये दोनों, तो इसमें से छोटे वाले को उठा के इसमें डाल देना, बड़े वाले को इसमें, बड़ा वाला तो इसी में रहेगा क्योंकि ये नीचे था यहाँ पे। तो छोटे वाले को सॉरी बड़े वाले को फिर से उठा के इसमें डाल देना, फिर जो छोटा जो इसमें इकलौता बच जाएगा उसको यहाँ डाल देना। तो कुछ ऐसा एट लास्ट आपके पास ये डिस्क आ जाएगा। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सपोज करो ये, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, सपोज देन ये पोल ए है, ये पोल बी है, ये पोल सी है आपका, ठीक है। इसमें रिकर्सिव सॉल्यूशन लगेगा, रिकर्जन से हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर टोटल 3 आई मीन टू से पैग हैं, डिस्क हैं। सपोज कर लो एक डिस्क ये, एक डिस्क आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसा कुछ। तो आपको इन सारे को इसके अंदर डालना है। कैसे डालोगे, पहले n-1 डिस्क को इसमें डाल दो, मतलब ये 2 डिस्क को यहाँ से उठा के इन दोनों को इसमें डाल दो। कुछ ऐसा आपने इसके अंदर डाल दिया, तो हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप गौर करो क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पे ये रड है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई इसके अंदर सबसे बड़ी डिस्क जो नीचे रह गई थी वो अभी इसके अंदर है। तो कैसा हो, हम उसको उठा के अभी इसके अंदर डाल दें, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इस बड़े वाले डिस्क को उठा के हम यहाँ डाल देंगे, बिल्कुल बेस में, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा वाला जो डिस्क था वो हो गया। तो अब तो ये पोल खाली हो गई बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने सबसे बड़े वाले डिस्क को उठा के उसके अंदर डाल दिया था। मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा वाला डिस्क। अब फिर से यहाँ पे 2 डिस्क हैं आपके पास, हाँ 2 डिस्क हैं। तो इनको अगर सीधे मैं इसमें डाल दूं, तो अगर मैं सपोज करूँ निकाल के डाल दूं, तो पहले ये छोटा वाला नीचे चला आएगा, फिर बड़ा वाला आएगा। तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा कि उससे बड़ा डिस्क तो ये है, फिर ये छोटा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, फिर से n-1 डिस्क को निकाल के जो खाली बचा हुआ है आपका उसके अंदर, खाली अभी है तो इसके अंदर डाल दो। n-1 डिस्क मतलब इस छोटे वाले को आप इसके अंदर डाल दो, ठीक है। छोटे वाले को आप बहुत ईजिली इसके अंदर डाल दो, और यहाँ से मैं इस छोटे वाले को करता हूँ रिमूव, ठीक है। मैं इस छोटे वाले को रिमूव करता हूँ। अब आपके पास ये बचा। अब आपके पास जब ये बचा तो आप तो बहुत इजीली इसके अंदर ये डाल सकते हो। तो ये यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल दोगे, और ये छोटा वाला जो बचा इसको आप यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल दोगे। तो अब आप गौर कर सकते हो कि एट लास्ट हमारे पास एक ऐसा बचा है, आई मीन टू से एक ऐसा पोल बचा है हमारे पास जिसके अंदर सारे के सारे डिस्क आ गए। ये सबसे बड़ा वाला, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। यही चीज़ तो यहाँ हो रहा है ना। पहले n- डिस्क को इसमें डाला, फिर बड़े वाले को उठा के इसमें डाल दिया, फिर इसमें जो इसमें जो डिस्क था उनमें से n- डिस्क को जो खाली पड़ा होगा उसके अंदर, जैसे मेरा यहाँ खाली था तो इसके अंदर डाला, फिर 1 बाय 1 आपने ट्रांजिट कर दिया। तो ये होता है आपका टावर ऑफ हानोई। एक पजल है जिसमें आपको डिस्क को इधर से इधर आई मीन टू से ट्रांसफॉर्म करना होता है, और इसकी जो ये रिकर्जन से सॉल्व होता है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ 2 to the power n वर्स्ट केस में। तो उसी को आगे बताया गया है कि ये कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हो, अगर सिर्फ एक रहता, अगर सिर्फ एक पोल रहता और इसमें एक ही मतलब रहता डिस्क, तो आप सीधे डाल सकते थे, नॉट अ बिग डील। इसलिए m1 के लिए 1 आएगा, mn के लिए ये हो जाएगा m इंटू n-1। m आपका जो भी है आई मीन टू से n-1 को उठाया आपने, यहाँ देखो n-1 डिस्क को उठा के हमने इसमें डाला, n-1 को उठा के हमने इसमें डाला है, ठीक है। और प्लस फिर से m इंटू n-1। इन शॉर्ट कुछ ऐसा हो जाएगा 2m ट्वाइस ऑफ m n-1 ये +1 -1 मतलब आई मीन टू से +1। कोई ऐसा केस जब ये फेल हो जाए तो उसके लिए, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो ये आपका है 2m n-1 +1,
तो फिर हर बार ये जो आपका ये वाला जो m है, ये कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा, कुछ ऐसा। तो हर बार आप इसके अंदर ये डालते जाओ, यहाँ देख सकते हो आप, ये टू टू के अंदर आपने इसे डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये टू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बाहर निकल गया। फिर आप m के अंदर फिर से इसको डाल दोगे, देख सकते हो m के अंदर फिर से n-3 हो गया। फिर चलते चलते एट लास्ट क्या बचेगा, टू टू द पावर n-1 बच जाएगा, ये k आपने आपका ये k हो जाएगा, टू टू द पावर n-1 बच जाएगा, ये ऐसा। तो इसका जब लास्ट में देखोगे तो ये टू टू द पावर n-1 स्टेप लेगा। जैसे अगर इसका 5 रहता तो फिर आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते थे कितना स्टेप लेगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो कि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो देखा आपने, आइटरेटिव में आप लूप्स के ऊपर फोकस करते थे। रिकर्सिव की बात आए तो रेकरेंस बार बार मतलब ऑकर हो रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी बिग ऑफ 2n, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आई होप आपके लिए नहीं है, आई नो आपके लिए नहीं है, और थोड़ा बहुत इशूज़ भी आए होंगे। आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर कमेंट वगैरह भी नीचे कर सकते हो। तो ठीक है भाई, चलते हैं अपने अब लेक्चर नंबर। नमस्ते दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर 4 वीक 2 पीडीएस का, ठीक है। सर्चिंग इन अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट में कुछ सर्च करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस लिस्ट को, आई मीन इस वीडियो को। सर्च प्रॉब्लम, आपके पास एक वैल्यू भी है जो कि लिस्ट में प्रेजेंट है, एक लिस्ट है उसके अंदर एक वैल्यू है प्रेजेंट है, आपको उसको ढूंढना है, ठीक है। तो आप कैसे ढूंढोगे, तो आप ये जनरली एक लूप चलाते थे, सारे एलिमेंट को आइटरेट करते थे, मैच अगर हो गया तो आप ट्रू रिटर्न कर देते थे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये n टाइम्स चल रहा है यहाँ पे। तो वर्स्ट केस में अपर बाउंड बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस, ठीक है, बिग ऑफ n। और अगर मिले ही ना तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो, और सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होता, बिल्कुल पहले स्टेप पे ही मिल जाए तो वो कांस्टेंट टाइम हो जाता आपका। वर्स्ट केस इज व्हेन v इज नॉट प्रेजेंट इन l, बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल लास्ट तक आइट्रेट करके जा रहे हो और आपको मिल ही नहीं रहा है, हाँ वो एलिमेंट मिला ही नहीं, तो वो सबसे वर्स्ट केस हो जाता। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n। जनरली तो बिग ऑफ n +1 हो जाएगा, क्योंकि 1 आपका आ जाता है अगर वो नहीं मिल रहा है तब, लेकिन ये कॉन्स्टेंट है इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, बिग ऑफ n, ठीक। अब हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, बिग ऑफ एन वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो भाई मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था जिसमें कौन सा वर्स्ट है कौन सा बेस्ट है वो बताया गया था। कांस्टेंट, उससे बेहतर लॉगरिथम, सॉरी सबसे बेहतर कांस्टेंट, उसके बाद लॉगरिथमिक, फिर लीनियर बिग ऑफ एन वाला। तो लॉगरिथमिक जो है वो इससे तो बेहतर है क्योंकि ये इससे कम टाइम ले रहा है। तो बिल्कुल यही बात हम आगे करने वाले हैं कि सबसे कम टाइम वहाँ पे हम कैसे दिलवा सकते थे। अब तक तो हमने देख लिया कि बिग ऑफ एन टाइम ले रहा था उसमें, इसमें जनरली बिग ऑफ एन टाइम्स आपका यहाँ पे लिया जा रहा था इसमें, ठीक है। अब हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो बाइनरी सर्च की हेल्प से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाइनरी सर्च की जो आई मीन टू से निकलती है आपकी लॉगरिथमिक एसिम्पटोट, वो आपका बाइनरी सर्च देता है, क्यों, क्योंकि वो हर बार डिवाइड करते जाता है लॉग एन के हेल्प से। तो आप बाइनरी सर्च लगा कब सकते हो, तो आप एक कंडीशन है कि जब वो सॉर्टेड हो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी आप उस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हो। क्योंकि अगर वो सॉर्टेड है ही नहीं तो आप कैसे मिड फाइंड करके कंपेयर करोगे कौन किससे बड़ा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो ये बोला जा रहा है कि अगर मिड पॉइंट भी है और वैल्यू आपको फाउंड हो गई तो ये तो अच्छा है, मिड पॉइंट पे ही मिल गई। अगर लेस देन मिड, मिड से लेस वैल्यू मिली, मतलब मिड पॉइंट आपका 10 था और इसकी वैल्यू जो जो आप ढूंढ रहे हो ये इससे छोटी निकली, ठीक है, तो वो इस तरफ होगा। लेकिन मिड से बड़ी वैल्यू निकली तब आप इस तरफ ढूंढोगे, यही होता है ना बाइनरी सर्च में। तो आप अपने इंटरवल को स्टॉप कर देते हो जब वो सर्च एम्प्टी हो जाती है, या तो मिल जाता है एलिमेंट या तो एम्प्टी हो जाती है। तो ये भाई कि हर बार लेंथ को आप डिवाइड करते जा रहे हो तो इसकी जो आई मीन टू से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेहतर होगा। पिछले वाले का बिग ऑफ एन था, इसका हो जाएगा आई मीन टू से बिग ऑफ लॉग ऑफ एन, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये बेहतर होता है, ग्राफ में भी मैं आपने देखा ही होगा। तो वही यहाँ बोला गया कि बाइनरी सर्च जो होता है वो बिग ऑफ एन स्टेप्स लेता है क्योंकि बार बार डिवाइड होता जा रहा है। इन शॉर्ट पीछे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इसको। अल्टरनेटिव कैलकुलेशन, आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो बताया गया कि देखो टी एन जो है वो टाइम है जो एन साइज के लेंथ को सर्च करने में लग रहा है। अगर एन जीरो है मतलब उसमें कोई लेंथ है ही नहीं, तो फिर भी मतलब पहली बार तो लूप चलेगा ही। अगर आपने बेस केस तो आपका ये होना चाहिए, बेस केस है। अगर उसकी एन जो है वो जीरो से बड़ी है मतलब उसमें कुछ ना कुछ लेंथ है, तो हर बार आप क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड करते जा रहे हो, उसके लेंथ को 2 से। फर्स्ट हाफ में बांटा, फिर मिड ढूंढा, फिर उसको बांटा। और ये +1 है मतलब इसके लिए अगर कभी ना मिले उसके अंदर वो एलिमेंट तो भी तो आपको 1 स्टेप चलना ही पड़ रहा है एटलीस्ट। ये तो कांस्टेंट है, इसको आप इग्नोर कर देते हो बाद में जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हो। फिर रेकरेंस, अगर आप रिकर्जन वगैरह रेकरेंस जो भी बार बार हो रहा है, अगर वही है जीरो टाइम के लिए 1 हो गया और इसके लिए वही चीज़ें यहाँ पे फिर से बोली गई रिकर्जन वाले केस में। तो इसको अनवाइंड करके बहुत अच्छे से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे ही सॉल्व होता है। ये n/2 लेंथ आपने पहले हटाया, हाफ किया, ये था, आपने इसको यहाँ से हाफ किया, फिर यहाँ से करा अगर इस तरफ एरिया मतलब एलिमेंट मिलना है तो फिर यहाँ से करा मतलब पहले हाफ किया फिर 1/4 किया,
हाँ, फिर 1 बाय टू से 8 किया, फिर 1/16 किया, ऐसे ऐसे वो एट लास्ट बढ़ता जा रहा है। और हर बार क्या हो रहा है, ये 1 1 जुड़ता जा रहा है, क्योंकि हर बार ये रिस्क अगर एलिमेंट नहीं मिला तो ये 1 1 चलते चलते टोटल के टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर के। मतलब जितनी बार भी आप हाफ कर रहे हो उतनी बार आप लूप चला रहे हो तो उतनी बार 1 1 बढ़ रहा है। तो अगर ये के टाइम्स बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे के टाइम्स एन को हाफ करते जा रहे हो। तो फिर ये जब आप आगे चलोगे तो वही हो जाएगा, जब टी ऑफ जीरो अगर मिला ही नहीं और 1 है तो ये तो 1 वैसे भी हो ही रहा था, टू से ये तो लॉग एन आ ही रहा था, और कुछ मिला भी नहीं। अगर टी ऑफ जीरो आ गया और 1 तो अगर चले ना चले बात बिल्कुल बराबर ही है, यहाँ 1 के ऊपर चेक किया गया है। तो इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट बस इसमें यही है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो से बेहतर, बिगो ऑफ एन से बेहतर होती है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होती है एन ऑफ लॉग एन जनरली। ठीक है, और इसकी समरी क्या हो गई, सर्च इन अनसॉर्टेड लिस्ट। हमने देखा अनसॉर्टेड लिस्ट में हम कैसे सर्च करते हैं, और वर्स्ट केस उसकी बिग ऑफ एन आई थी। जब आपकी लिस्ट सॉर्टेड हो तो हमने बाइनरी सर्च लगाया, इंटरवल पे उसे डिवाइड करते रहे हाफ हाफ करके, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई बिग ऑफ लॉग एन। ठीक है, अगर कोई लिस्ट सॉर्टेड है तो वी कैन डिटरमाइन वी एब्सेंट बाय एग्जामिंग लॉग एन वैल्यूज। तो वही सारी बातें कि अगर कोई सॉर्टेड लिस्ट है तो हम पता कर सकते हैं कि वी जो है वो क्या एब्सेंट है क्या, बस लॉग एन वैल्यू को डिटरमाइन करके। तो इन शॉर्ट बात यही थी कि लिस्ट में कैसे काम कर रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो अब हमारा अगला लेक्चर जो है वो मर्ज सॉर्ट का है, और उसमें हम देखेंगे फिर आगे हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अभी तो हम बाइनरी सर्च में सिर्फ देखे थे। तो चलिए आज के लिए ऑल राइट रखते हैं, अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हो। ऑल राइट ब्रदर।